नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ओशियन में। आज हम लोग निबंध पढ़ने वाले हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने यह निबंध लिखा है, नाम है इसका कविता क्या है। तो कविता क्या है वही डिस्कशन इन्होंने अपनी इस निबंध में किया है। ठीक है, तो इसमें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उद्धरण भी आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय से भी आप अवगत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नोट्स के लिए सभी अभ्यर्थी ध्यान दें, 7209973250 ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें व्हाट्सएप कीजिए। नोट संबंधी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। रामचंद्र शुक्ल कविता क्या है निबंध। रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1884 ईस्वी को अगोना गांव, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार और साहित्य इतिहासकार थे। हिंदी निबंध के क्षेत्र में शुक्ल जी का महत्वपूर्ण योगदान है। शुक्ल जी के निबंध संग्रह विचार वीथी नाम से चिंतामणि भाग 1 एवं चिंतामणि भाग 2 हिंदी जगत की अमूल्य निधि है। ठीक है, तो चिंतामणि भाग 1 और चिंतामणि भाग 2 ये दो भाग हैं। विचार वीथी संग्रह है सबसे पहले, उसी को इन्होंने दो भागों में विभाजित करके निबंधों को एक तरीके से सीरीज में अपने हिंदी साहित्य में अमूल्य निधि इन्होंने प्रदान की है। और उनके निबंध किस प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के निबंध उन्होंने लिखे हैं। मनोविकार संबंधी एवं भाव और मनोविकार संबंधी निबंध, सैद्धांतिक समीक्षा वाले निबंध और व्यवहारिक समीक्षा संबंधी निबंध। ठीक है, तो मनोविकार संबंधी भाव और मनोविकार जो निबंध है वो श्रद्धा और भक्ति, करुणा, श्रद्धा और भक्ति, ठीक है, ये निबंधों के नाम है। श्रद्धा और भक्ति, करुणा, घृणा, लज्जा, ग्लानि, लोभ और प्रीति, ईर्ष्या, ठीक है, ईर्ष्या, क्रोध, और ये इनके मनोविकार संबंधित, जो मन के विकार से संबंधित है वो मनोविकार से संबंधित निबंध है और उनके उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत कर दिए गए हैं। ठीक है, आगे है सैद्धांतिक समीक्षा वाले निबंध। तो सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी जो कविता क्या है, मतलब जो सैद्धांतिक रूप से प्रस्तुत किए, जैसे कविता क्या है बताया है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद बताया है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, तो ये एक तरीके से सैद्धांतिक समीक्षा वाले निबंध है। तीसरा अगर देखा जाए तो व्यवहारिक समीक्षा वाले निबंध इन्होंने लिखे हैं, जैसे जायसी ग्रंथावली की भूमिका, भ्रमर गीत सार की भूमिका। ठीक है, तो ये इन्होंने व्यवहारिक संबंधी निबंधों को प्रस्तुत किया है। अब पढ़ते हैं रामचंद्र शुक्ल की जो कविता है इसका प्रकाशन क्या है। तो कविता क्या है, सर्वप्रथम सन 1909 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य है। कविता क्या है, कब प्रकाशित हुई थी, 1909 ईस्वी में। किस पत्रिका में, सरस्वती पत्रिका में। इसके पश्चात इसे शुक्ल जी के निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 में संकलित कर दिया गया। केवल कविता का पूछा जाता है कि कब प्रकाशित हुई थी, 1909 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। और जब इस संग्रह को चिंतामणि भाग 1 में संकलित किया गया तब इसमें इसका जो प्रकाशन माना जाता है वो है 1939। ठीक है, तो चिंतामणि भाग 1 में ये बाद में संकलित हुई थी। और इस निबंध में कितने निबंध संकलित है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य मिल रहा है। 17 निबंध इसमें संकलित है, जो कि चिंतामणि भाग 1 प्रकाशित हुआ था 1939 में। इस निबंध संग्रह में 3 प्रकार के निबंध हैं। कौन कौन से, भाव और मनोविकार संबंधी निबंध, सैद्धांतिक समीक्षा वाले निबंध और व्यवहारिक निबंध, मैंने अभी आपको ऊपर बताया। तो भाव और मनोविकार संबंधी निबंध कितने हैं, 10 निबंध है। पहला भाव या मनोविकार, दूसरा उत्साह, तीसरा श्रद्धा और भक्ति, चौथा करुणा, पांचवा लज्जा और ग्लानि, छठवां लोभ और प्रीति, सातवां घृणा, ईर्ष्या, भय और क्रोध। तो ये 10 इनके निबंध हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि भाव और मनोविकार संबंधी इनके 10 निबंध हैं। उसके बाद सैद्धांतिक समीक्षा के मुख्यतः 4 निबंध इन्होंने लिखे थे। कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था 1, 2, साधारणी और व्यक्ति वैचित्रवाद 3, रसात्मक बोध के विविध स्वरूप ये 4। ये 4 इनके निबंध सैद्धांतिक समीक्षा वाले हैं। और व्यवहारिक समीक्षा वाले निबंध इनके 3 हैं। कुल कौन कौन से, भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा तुलसी का भक्ति मार्ग, तीसरा मानस की धर्मभूमि। तो इस प्रकार से कितने निबंध हो गए, अगर जोड़ेंगे तो आपके 10 और 4 14 15 16 17 निबंध ये आपके हो गए। नाम मैंने आपको नीचे दे दिए हैं। ठीक है, और ये याद रखिएगा क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तो एचपीएससी का सिलेबस भी जारी किया गया है और उसमें भी आपको यही सब पढ़ना होगा जो आप यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में पढ़ते हैं। ठीक है, नोट्स के लिए मैं बता चुकी हूँ, नंबर 7209973250। जो बच्चे नोट्स ले चुके हैं वो उसी को सिर्फ पढ़िए और अपना स्क्रीनिंग टेस्ट निकालिए। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो यही नोट्स आपके, ये समझ लीजिए, रामबाण है। ठीक है, आगे चलते हैं। कविता क्या है निबंध की समीक्षा को पढ़ते हैं। और कोमल भावों को स्पर्श करती है,
यहां से सदाचार में एक अलौकिक सौंदर्य और माधुर्य होता है। मन को आचार्यों ने 11वीं इंद्रिय माना है। मन जो है वो आचार्यों ने कौन सी इंद्रिय माना है? 11वीं इंद्रिया। मन का रंजन करना या सुख पहुंचाना कविता का धर्म माना जाए तो कविता केवल विलास की सामग्री होगी। हिंदी भाषा के अनेक कवियों ने श्रृंगार रस को उन्मादकारणी उक्तियों से साहित्य को इतना भर दिया कि कविता भी विलास की सामग्री समझी जाने लगी। अतः कविता का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना ही नहीं अपितु समाज को उचित संदेश देना भी है। कविता मनुष्य के ये सारी चीजें आपको ना पढ़ेंगे जब ये पूरा निबंध तो आपको मिलेंगी। और ये पूरा निबंध अगर देखा जाए अक्षरशः पढ़ाया गया है। प्लेलिस्ट में आपको देखेंगे इकाई आपका निबंध कौन सा है? इकाई आपकी 9 है निबंध के रूप में, है ना। तो यूनिट 9 में आप जाएंगे, इसी प्लेलिस्ट में आपको सारे निबंध क्रम के अनुसार मिल जाएंगे। ठीक है, टोटल कितने निबंध हैं? 11 निबंध है। उन 11 निबंध में आपको अक्षरशः कविता क्या है भी पढ़ाया गया है। थोड़ा बड़ा निबंध है, भाग में करके पढ़ाया है, लेकिन उसको पढ़ लेते हैं ना तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। कोई भी कथन अगर बनता है यहाँ से तो आपका गलत नहीं होगा। कविता मनुष्य के हृदय में उच्च आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध कविता क्या है में मस्तिष्क और हृदय का सुंदर संयोग पाया जाता है। शुक्ल जी के अनुसार कविता उत्कट भावों का उत्कर्ष है। कौन से भावों का उत्सर्ग है? उत्कट भावों का उत्कर्ष है। उससे मनुष्य के भावों की रक्षा होती है। कविता की प्रेरणा से मनोरंगों के प्रवाह जोर से बहने लगते हैं। कविता मनोभावों को साकार कर नया जीवन प्रदान करती है। कविता हमारी संवेदनाओं को उद्धृत करती है। शुक्ल जी अपने निबंध में कार्य में प्रवृत्ति शीर्षक के माध्यम से कहते हैं कि कविता की प्रेरणा से कार्य में प्रवृत्ति बढ़ जाती है। केवल बुद्धि हमें काम करने से उत्तेजित नहीं करती, बल्कि काम करने के लिए मन भी हमें उत्साहित करता है। क्या कहते हैं कि केवल बुद्धि हमें काम करने के लिए उत्तेजित नहीं करती, बल्कि काम करने के लिए मन भी हमें उत्साहित करता है। अतः कार्य प्रवृत्ति के लिए मन में वेग का आना आवश्यक है। भीषण अकाल के दृश्य मनुष्य के क्रोध और करुणा को जगाकर विह्वल कर देते हैं। अकाल को दूर करने का संकल्प कविता के द्वारा साकार करना कवि का कर्तव्य है। अगला है, निबंधकार की दृष्टि से कविता का अंतिम उद्देश्य मनोरंजन नहीं है। ये शुक्ल जी बताते हैं कि कविता का अंतिम उद्देश्य मनोरंजन नहीं है। मनोरंजन करना कविता का गुण है। कविता मनुष्य के हृदय आदर्श स्थापित कर उसे उन्नत करती है। विभिन्नता से परिचित होने के कारण यह लोक देवलोक और मनुष्य देवता हो जाता है। आगे है, निबंधकार कविता की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि मानुषी प्रकृति को जागृत रखने के लिए ईश्वर ने कविता रूपी औषधि बनाई है। सांसारिक बंधनों में फंसकर मनुष्य का हृदय कभी कभी इतना कठोर और कुंठित हो जाता है। ठीक है, ये कुंठित, कठोर और कुंठित हो जाता है कि उसकी चैतन्यता और मानुष भाव कम हो जाता है। जैसे किसी पर अत्याचार की बात सुनकर मनुष्य को स्वाभाविक धर्मानुसार उसके मन में क्रोध या घृणा प्रकट होने के स्थान पर जाने दो, हमें इससे क्या मतलब है, चलो अपना काम देखो, ऐसा कहना भयानक मानसिक रोग है ना। होता है ना, जाने दो क्या करना, हमें क्या मतलब है, चलो अपना काम देखो, छोड़ो इन सबको, ये तो लगा ही रहता है ना। तो ये एक तरीके से बताते हैं शुक्ल जी, ये ऐसा कहना मानसिक रोग है। इससे मनुष्य जीते जी मृतवृत हो जाता है। कविता इसी मानसिक रोग की दवा है। शुक्ल जी कहते हैं कि कविता मनुष्य की सृष्टि सौंदर्य का अनुभव कराकर सुंदर वस्तुओं के प्रति आकर्षित करती है। जिस प्रकार भौतिक सौंदर्य के अवलोकन से हमारी आत्मा को संतोष प्राप्त होता है, उसी प्रकार मानसिक सौंदर्य से भी आनंद प्राप्त होता है। यदि किसी सुंदर पुरुष या रूपवती नारी का सौंदर्य चित्रण किया तो वह अधूरा होगा। उसने यदि उसके सौंदर्य चित्रण के साथ उसकी दृढ़ता, सत्यप्रियता अथवा कोमलता का चित्रण किया, तभी उसमें सजीवता का निर्माण होगा। मनुष्य के आंतरिक भावों को प्रतिबिंबित करना कवि का प्रधान कर्म है। ये एक तरीके से उद्धरण ही पढ़ रही हूं, ऐसा ही बिल्कुल इन्होंने कविता लिखी है। कविता क्या है? निबंध लिखा है। आगे है, कविता का दुरुपयोग शीर्षक के माध्यम से। तो एक ये कविता का दुरुपयोग इसी कविता क्या है का शीर्षक है। शीर्षक के माध्यम से शुक्ल जी कहते हैं कि कविता उदार और निस्वार्थ हृदय की उपज है। कवि की दृष्टि से राजा और रंक समान है। जिसने निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा की, ऐसे परोपकारी महात्मा का गुणगान करना कवि का कर्तव्य है। परंतु स्वार्थवश प्रशंसा और किसी की खुशामद करके वाणी का दुरुपयोग करने वाली सरस्वती का गला घोटते हैं। अतः ऐसी तुच्छ वृत्ति के लोगों को कविता नहीं करनी चाहिए।
आगे शुक्ल जी कविता की भाषा के विषय में अपने विचार प्रकट करते हुए कहते हैं, फिर ये भी एक तरीके से कविता की भाषा के ऊपर इन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। ये सब एक तरीके से उपशीर्षक के रूप में भी आते हैं कि मनुष्य के द्वारा प्राचीन पुरुषों और वस्तुओं को श्रद्धा की दृष्टि से देखने के कारण प्राचीन शब्दों का चित्रण होता है। वेद पुराण शब्द आधुनिक और पुरातन कविता के बीच संबंध सूत्र का काम करते हैं। कविता में प्रत्यक्ष और स्वभाव सिद्ध व्यापार सूचक शब्दों की संख्या अधिक रहती है। समय बीता है कहने की उपेक्षा समय भागा जाता है कहना अधिक काव्य सम्मत लगता है ना। होता है ना, समय बीता है, समय बीत गया है ना, बीत गया है, या फिर इसकी अपेक्षा कहते हैं कि समय भागा जाता है, तो ये ज्यादा काव्य सम्मत लगता है। कई ऐसे जटिल शब्द होते हैं जिससे एक साथ कई क्रियाओं का बोध होता है। ऐसे शब्द वैज्ञानिक विषयों में आते हैं। इस प्रकार के शब्द अधिक लाने से कविता के प्रसाद गुण की हानि होती है और व्यक्त भाव हृदय पर अच्छी तरह से अंकित नहीं हो पाता है। जब कोई कवि किसी दार्शनिक सिद्धांत को अधिक प्रभावोत्पादक बनाकर लोगों के चित्त पर अंकित करना चाहता है, यह जटिल और पारिभाषिक शब्दों को निकालकर शुक्ल जी अलंकार विषय पर अपना मत प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि काव्य में प्रसंगानुरूप अलंकारों का विशेष रूप से प्रयोग होता है। बोलचाल की भाषा में ही अलंकारों का सर्वोच्च प्रयोग होता है, परंतु अलंकार से मात्र कविता की भाषा का सौंदर्य बढ़ता है। वास्तविकता में रस और भाव कविता के प्राण है। तो रस और भाव कविता के प्राण माने हैं किसने? शुक्ल जी ने। निबंधकार कहते हैं कि जिस प्रकार कुरूपा नारी अलंकार के अंतर्गत नहीं आ सकती, उसी प्रकार अस्वाभाविक उसे अधिक प्रत्यक्ष और मर्म स्पर्शी रूप दे देता है। अतः भाषा मार्मिक तथा संवेदनशील होनी चाहिए। शुक्ल जी के अनुसार भाव सौंदर्य और नाद सौंदर्य दोनों के सहयोग से कविता की सृष्टि होती है। केवल नाद सौंदर्य से कविता भाव शून्य हो जाती है। छंद और तुक दोनों ही नाद सौंदर्य के उद्देश्य से रखे गए हैं। नाद सौंदर्य से किसी न किसी अंश में कविता लोगों की जिह्वा पर बनी रहती है। अतः नाद सौंदर्य कविता की आत्मा नहीं परंतु शरीर अवश्य है, परंतु सिर्फ श्रुति मधुर अक्षरों के पीछे रहना और कविता को अन्यान्य गुणों से विभूषित न करना सबसे बड़ा दोष है। कविता की एक और विशेषता होती है कि व्यक्तियों के नामों के स्थान पर उसमें रूप गुण या कार्यबोधक शब्दों का व्यापार किया जाता है, जैसे गिरधर, मुरारी, दीनबंधु, दशमुख आदि। प्रसंगानुरूप उचित कार्यबोधक शब्दों का प्रयोग अर्थ संगत होता है। ये सारे ही शुक्ल जी के विचार हैं जो इस निबंध में आए हैं। भद्दे और तुच्छ भावों से अलंकार स्थापना सुंदर मनोहर कविता नहीं बना सकती। महाराजा भोज ने अलंकार को सुंदर, अर्थ को शोभित करने वाला कहा है। कविता में अलंकारों को हठात लाने का उद्योग होने लगा, तब से कविता बिगड़ गई। वस्तुतः अलंकार के सुसंगत एवं अर्थगर्भित प्रयोग से ही कविता के सौंदर्य में वृद्धि होती है। शुक्ल जी आगे कहते हैं कि कविता पर अत्याचार भी बहुत कुछ हुआ है। लोभियों, स्वार्थियों और खुशामदियों ने कविता का गला दबाकर कहीं अपात्रों की प्रशंसनीय स्तुति करके, कहीं धन ना देने वालों की अपार निंदा करके कविता को शर्मसार भी किया है। ऐसा कौन बताते हैं? शुक्ल जी बताते हैं। ऐसे तुच्छ वृत्ति वाले कवियों का अपवित्र हृदय कविता के निवास के योग्य नहीं है। श्रीमानों के शुभागमन पर पद्य बनाना, बात बात में उनको बधाई देना कवि का काम नहीं है। जिनके रूप या कर्म कलाप जगत और जीवन के बीच में कवि को सुंदर लगते हैं, उन्हीं का वर्णन करना असल में कविता है। आगे कहते हैं अंत में कि शुक्ल जी कविता की आवश्यकता को बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य के लिए कविता प्रयोजनीय वस्तु है तथा संसार की सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। मनुष्य अपने ही व्यापारों का ऐसा सघन और जटिल जाल बांधता चला आ रहा है, जिसके भीतर बंधा बंधा सा वह शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय का संबंध भूल सा जाता है। इस परिस्थिति में मनुष्य को अपनी मनुष्यता खोने का डर बराबर लगा रहता है। इसी मनुष्यता को समय समय पर जगाते रहने के लिए कविता मनुष्य जाति के साथ लगातार चली आ रही है और चलती रहेगी। सारांशतः कहा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता के विभिन्न अंग प्रत्यंगों का संगोपांग वर्णन करते हुए कविता के धर्म को साकार करने का प्रशंसनीय प्रयास किया है। अब जो प्रमुख उद्धरण है वो उनको देख लेते हैं जो बिल्कुल इसी तरीके से आए हैं इस निबंध में। ठीक है, आगे मैं आपको जो शीर्षक है ना उन शीर्षकों के नाम भी बता दूंगी कि कौन कौन से शीर्षक इसमें आए हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कथन है।
कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहां जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय का हो सकता है। केवल असाधारणत्व की रुचि सच्ची सहृदयता की पहचान नहीं है। शोभा और सौंदर्य की भावना के साथ जिनमें मनुष्य जाति के उस समय के पुराने सहचरों के वंश परंपरागत स्मृति वासना के रूप में बनी हुई है, जब वह प्रकृति के खुले क्षेत्र में विचरती थी, वे ही पूरे सहृदय या भावुक कहे जा सकते हैं। बुद्धि की क्रिया से हमारा ज्ञान जिस अद्वैत भूमि पर पहुंचता है, उसी भूमि तक हमारा भावात्मक हृदय भी इस सत्व रस के प्रभाव से पहुंचता है। इस प्रकार अंत में जाकर दोनों पक्षों की वृत्तियों का समन्वय हो जाता है। इस समन्वय के बिना मनुष्यत्व की साधना पूरी नहीं हो सकती। अगला है, केवल इस बात को जानकर ही हम किसी काम को करने या ना करने के लिए तैयार नहीं होते कि वह काम अच्छा है या बुरा, लाभदायक है या हानिकारक। जब उसकी या इसके परिणाम की कोई ऐसी बात हमारी भावना में आती है जो आह्लाद, क्रोध, करुणा, भय, उत्कंठा आदि का संचार कर देती है, तभी हम उस काम को करने या ना करने के लिए उद्यत होते हैं। आगे है, कविता ही हृदय को प्रकृति दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की ऊंची भूमि पर ले जाती है। भाव योग की सबसे उच्च कक्षा पर पहुंचे हुए मनुष्य का जगत के साथ पूर्ण तादात्म्य हो जाता है। उसकी अलग भाव सत्ता नहीं रह जाती, उसका हृदय विश्व हृदय हो जाता है। अगला है, कल्पना दो प्रकार की होती है, विधायक और ग्राहक। बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्पना दो प्रकार की होती है, विधायक और ग्राहक। कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है और श्रोता या पाठक में अधिकतर ग्राहक। याद रखिएगा, कवि में विधायक कल्पना होती है बताई है, और जो पाठक है उसमें कौन सी ग्राहक कल्पना बताई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए, तो कविता भी केवल विलास की एक सामग्री हुई। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मनुष्य के भीतर की वस्तु है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन। जिस प्रकार एक कुरूप स्त्री, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, ऊपर मैंने बताया था कि कुरूप स्त्री को अलंकार लादकर सुंदर नहीं हो सकती, उसी प्रकार प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की रमणीयता के अभाव में अलंकारों का ढेर काव्य का सजीव स्वरूप नहीं खड़ा कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके मुख्य मुख्य कथन हो गए। आगे और कथन एज इट इज मैंने आपको लिखे, मतलब यहाँ पर आप जैसे कुछ कुछ बुक्स में मुझे मिले थे, वो मैंने आपको यहाँ पर दे दिए हैं। इनको जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ठीक है, बाकी जो आपके 13 इसमें प्रकरण आए हैं ना, एक तरीके, तो इसमें कुल 13 उप प्रकरण अगर देखा जाए तो हैं, तो उन 13 उप प्रकरणों के नाम मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। जो पहला है वो है सभ्यता के आवरण और सृष्टि प्रसार। सृष्टि प्रसार, ठीक है। दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा इसमें कविता और सृष्टि प्रसार है। दूसरा नोट कर लीजिए, कविता और सृष्टि प्रसार। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तीसरा है मार्मिक तथ्य। मार्मिक तथ्य। चौथा है काव्य और व्यवहार। काव्य और व्यवहार। पांचवा अगर देखा जाए तो पांचवा इसमें है मनुष्यता की उच्च भूमि। मनुष्यता की उच्च भूमि, ठीक है। छठवा इसका है उपशीर्षक भावना या कल्पना। भावना या कल्पना। जब इस निबंध को आप पढ़ेंगे ना तो इसमें शीर्षक मिलेंगे आपको। फिर सातवां है मनोरंजन। मनोरंजन। आठवां नोट करिए, आठवां आठवां सौंदर्य है। सातवां मनोरंजन है, आठवां सौंदर्य है। नवा जो है वो है चमत्कारवाद। चमत्कारवाद, ठीक है। फिर 10वां नोट करिए, 10वां है कविता की भाषा।
11वां नोट कीजिए, 11वां है आपका अलंकार। ठीक है, ये उप शीर्षक है, हो सकता है क्रम से इस बार प्रश्न बन जाए। 12वां है कविता पर अत्याचार, कविता पर अत्याचार। ठीक है, और 13वां नोट कीजिए, और ये अंतिम उपशीर्षक है कविता की आवश्यकता, कविता की आवश्यकता। नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, बाकी नोट्स में भी मैं इंक्लूड कर लूंगी। ठीक है, और इसको आप ध्यान रख पूर्वक पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन चुका है और बन भी सकता है। ठीक है, सभ्यता के आवरण और सृष्टि प्रसार, कविता और सृष्टि प्रसार, मार्मिक तथ्य, काव्य और व्यवहार, मनुष्यता की उच्च भूमि का भावना या कल्पना, मनोरंजन, सौंदर्य, चमत्कारवाद, कविता की भाषा, अलंकार, कविता पर अत्याचार और कविता की आवश्यकता। ठीक है, तो ये आपके 13 प्रकरण है। बाकी मैंने पूरा पढ़ा ही दिया है आपको, है ना। और इसका जो एक तरीके से देखा जाए, जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, जो कथन है, उनको भी पढ़ा दिया मैंने। और साथ ही साथ जो मूल टेक्स्ट है ना, इसका निबंध का, वो भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो सारे वीडियोस मौजूद हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक सभी का आभार एवं धन्यवाद।